आप देखिए कि अमेरिका के लगभग सभी राज्यों में कल ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स प्रोटेस्ट हुआ। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर लाखों अमेरिकी सड़क पर उतर आए। ट्रंप के खिलाफ हुए इस प्रोटेस्ट में करीब 80 लाख लोग शामिल हुए। बॉस, 80 लाख लोग। ये तस्वीरें आप देखिए, हर तरफ लोगों की भीड़ दिख रही है। ट्रंप के अलावा किसी दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ इस तरह का प्रोटेस्ट शायद ही कभी हुआ होगा। और मेरा तो एक सवाल है, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में लोगों को प्रदर्शन करते हुए कहा कि मुझे इन लोगों को बचाना होगा, मैं रिजीम चेंज करूंगा, मैं घुस जाता हूं ईरान में, मैं मारना शुरू करता हूं। तुम्हारे यहां 80 लाख लोग सड़क पर हैं, वो भी तुम्हारे खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। घुस जाए बाहर दुनिया तुम्हारे यहां अमेरिका में, कब्जा ले, इन लोगों को न्याय दिलाने का ठेका उठा ले बाकी देश। वहां तो तुम्हारी डेमोक्रेसी है, ये प्रोटेस्ट कर सकते हैं। बाकी दुनिया में जहां प्रोटेस्ट होगा और वहां अगर तेल और पैसा और कुछ मिल जाएगा तो तुम घुस जाओगे वहां पर चौधरी बन के वहां पर पंचायत करने। तुम्हारे यहां क्यों नहीं लोगों को घुसना चाहिए? बताओ, इतनी पब्लिक खड़ी है, 80 लाख लोग सड़क पे आ गए, तबाह हो रहे हैं, महंगाई हो रही है, परेशान है, नौकरी जाने का खतरा है, घुस जाए तुम्हारे लॉजिक से। ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी चल रही है, ट्रंप से कुर्सी छोड़ने के लिए लोगों ने कह दिया है। ट्रंप मस्ट गो के स्लोगन बन रहे हैं, ट्रंप मस्ट गो के गो नाउ लिखा जा रहा है। मतलब गजब का गुस्सा है ट्रंप के खिलाफ कि लोग ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाने की बात कर रहे हैं। अमेरिका में हर तरफ लोगों की भीड़ दिख रही थी। ये गुस्सा ट्रंप की नीतियों के खिलाफ था। लोगों का कहना है कि ट्रंप लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, वो एक राजा की तरह बर्ताव कर रहे हैं, किंग की तरह। और हमको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में। तुम्हारी वजह से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ मेरा भारत जो है ना, उसको सफर करना पड़ रहा है, इसलिए हमको ज्यादा दिक्कत हो रही है। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ ऐसे ही माहौल बना रहा और ट्रंप ईरान युद्ध में ही फंसे रहे तो फिर ट्रंप की कुर्सी भी जा सकती है, क्योंकि नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने हैं और तब तक युद्ध चलता रहा तो ट्रंप की पार्टी हार भी सकती है। मिड टर्म इलेक्शन में अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सभी 435 सीटों पर वोटिंग होनी, जहां फिलहाल ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को मामूली बहुमत हासिल है। अभी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ट्रंप के पास एक निर्दलीय का समर्थन मिलाकर 218 सीट है, जबकि डेमोक्रेट्स के पास 214। वहीं मिड टर्म इलेक्शन में अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट की 100 में से करीब 1/3 सीटों पर वोटिंग होनी है। अभी सीनेट में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी 53 सीटों के साथ बहुमत में है, जबकि डेमोक्रेट के पास 45 सीटें। बैटिंग प्लेटफॉर्म पॉली मार्केट के मुताबिक मिड टर्म इलेक्शन में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीतने के चांस करीब 80% है, जबकि रिपब्लिकन का चांस मात्र 20% है। और ट्रंप यह अच्छी तरह से समझते हैं कि जिस तरह उनका विरोध बढ़ रहा है, जिस तरह से उनका ग्राफ गिर रहा है, उसका असर इस मिड टर्म चुनाव पर दिखेगा। उनकी पार्टी चुनाव हारी तो उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है, जिसका अंदेशा ट्रंप रिपब्लिकन सांसदों के साथ जनवरी में पहले ही बैठक में बता चुके हैं। और इसलिए भी ट्रंप के लिए यह जरूरी हो गया है वो किसी तरह से ईरान को हराने का अपना एक चेहरा दिखा सके, एक पिक्चर बना सके कि देखो मैंने ईरान को हरा दिया, ताकि शायद मिड टर्म इलेक्शन में उनको वोट पड़ जाए। नहीं तो जो हालात हैं, ट्रंप की कुर्सी जो है ना, वो बहुत खतरे में है। वो रिजीम चेंज करने निकले थे, भाई साहब आपका रिजीम चेंज ना हो जाए। और आप ट्रंप ने जो महाभियोग आने वाला है इसका बयान दिया था, उनको पता था ना कि वो क्या कर रहे हैं, पब्लिक में क्या है। ट्रंप को अगर महाभियोग का डर सता रहा है तो वो गलत नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो अमेरिकी पब्लिक में भारी नाराजगी है, रोजगार, महंगाई और विदेश नीति पर ट्रंप के खराब परफॉर्मेंस से पब्लिक गुस्से में है। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की एनुअल मीटिंग के दौरान भी लोगों का गुस्सा दिखाई दिया। ट्रंप की पार्टी के नेता ने पूछा कि कितने लोग इंपीचमेंट की सुनवाई देखना पसंद करेंगे। इस पर लोगों ने चिल्लाकर हां में जवाब दिया, जिससे ट्रंप की पार्टी के नेता अलबला गए और बोले कि इसका जवाब नहीं में देना था। आप सोचिए कि ट्रंप के समर्थक ही नारे लगा रहे हैं कि हम महाभियोग का आते हुए देखना चाहते हैं, और भाई साहब की बेइज्जती हो गई, कह रहे हैं कि इनको कॉफी पिलाओ, लगता है नींद में। अरे नींद में है, वो जागे हुए, उनको दिख रहा है तुम्हारा देश क्या कर रहा है। अमेरिका में जो माहौल है उसमें ट्रंप अब ज्यादा दिन तक ईरान युद्ध में उलझे रहने का रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए वो ईरान को तबाह करने की धमकी के साथ साथ ईरान से अच्छी बातचीत होने की बातें भी कर रहे हैं। अमेरिकी एक्सपर्ट विलियम ली के मुताबिक ट्रंप भले ही खाड़ी में सैनिक उतार रहे हैं, लेकिन यह युद्ध बढ़ाने के लिए नहीं, दबाव बनाने के लिए। ट्रंप के पास कम समय है, उनके ऊपर युद्ध जल्द से जल्द खत्म करने का प्रेशर है। ट्रंप के ऊपर दबाव है कि मिड टर्म से पहले यानी गर्मी की शुरुआत से पहले युद्ध को खत्म करो, नहीं तो युद्ध का बुरा प्रभाव उनकी पार्टी पर पड़ेगा और सत्ता का कंट्रोल रिपब्लिकन पार्टी के हाथ से निकल सकता है। अगर अमेरिका ग्राउंड अटैक करता भी है तो यह बहुत टारगेटेड होगा, जिससे वो फुल स्केल वॉर में ना फंस जाए। ट्रंप अब हर पैतरा आजमा रहे हैं जिससे ईरान पर दबाव करने बने और वो समझौता करें। यहां तक कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी ईरान के लोगों की तारीफ कर रहे हैं।
देखिए, बात सिर्फ ट्रंप की कुर्सी की नहीं है, ट्रंप को खुद अपनी जान का भी डर सता रहा है। आप देखिए कि जो ट्रंप हमेशा मौज मस्ती के मूड में रहते हैं, नाचते गाते रहते हैं, कभी डांस करते हैं, कभी तलवार लहराकर नाचते हैं, वो इतने सीरियस हो गए कि व्हाइट हाउस में बंकर बनवा रहे हैं। सोचिए, जो व्हाइट हाउस दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है, ट्रंप वहां बंकर बनवा रहे हैं। यानी व्हाइट हाउस में भी ट्रंप सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। अमेरिका की ट्रंप की यह हालत करके छोड़ दी है ईरान ने बॉस, जहां व्हाइट हाउस में भी उनको खतरा लग रहा है। ट्रंप पूरी तरह से आत्ममुग्ध इंसान की तरह दिख रहे हैं, जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी वजह से क्या बवाल मचा हुआ है। ट्रंप अपने आप को सबसे बड़ा और पावरफुल इंसान मान रहे हैं। आप सोचिए, आज की डेट में ट्रंप और अमेरिका की क्या हालत हो गई। सुपर पावर दुनिया कहती थी, आज वो आदमी बता रहा है कि व्हाइट हाउस में बंकर बन रहा है, वहां की जो खिड़कियां हैं वो बुलेट प्रूफ हैं। ये हाल हो गया इन लोगों का। ईरान युद्ध की वजह से दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो रही है, लेकिन ट्रंप तो अगले मिशन की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान के बाद अगली बारी क्यूबा की। ईरान इनसे संभल नहीं रहा है, ये क्यूबा पर हमले की सोच रहे हैं। ट्रंप को या तो सुबह सुबह उठ के योगा करना चाहिए या उनको इलाज की जरूरत है। अनुलोम विलोम करें, थोड़ा सोचने की शक्ति बढ़ेगी, नहीं तो सारा तार हिल गया लग रहा है। एक युद्ध में दुनिया को फंसा के कह रहे हैं मैं क्यूबा पे चलूंगा अब हमला कर। ट्रंप जिस तरह से क्यूबा और ग्रीनलैंड की बात फिर से करने लगे हैं, उसी को लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि ईरान से निकलने के लिए वो किसी और मोर्चे पर अमेरिका को लगा सकते हैं। लेकिन ईरान से निकलने के लिए ट्रंप के लिए जरूरी है कि ईरान से कोई अच्छी डील तो हो। भाई, पब्लिक को कुछ दिखाएंगे तो कि भाई मैंने ईरान के साथ ये डील की या मैंने ये युद्ध सच में जीत लिया है। क्या बोलेंगे कि नहीं मैं निकल आया। ट्रंप की दिक्कत ही यही है कि ईरान अड़ा हुआ है। उसने भी कह दिया है कि वो लड़ता रहेगा। उसने कह दिया कि ट्रंप की शर्तें जायज ही नहीं। ट्रंप ने जो नई धमकी दी है उसका भी ईरान मजाक बना रहा है। ईरान की मीडिया की तरफ से ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए कहा गया कि ट्रंप की धमकी पर ईरान ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया है, लेकिन सिर्फ 2 चाइनीज तेल के टैंकर्स के लिए। भाई, वो इनसे मजे कर रहा है, ईरान मजे ले रहा है इनसे, और ये यहां पैर पटक रहे हैं। ट्रंप धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, ईरान लोड ही नहीं ले रहा। ऐसा इसलिए कि ट्रंप 1 महीने से यही बातें कर रहे हैं, ईरान को खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, लेकिन अब तक वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक खुलवा नहीं पाए। और इसी के चक्कर में ट्रंप की वजह से पूरी दुनिया पिस रही है। आप और हम पिस रहे हैं बॉस, सिर्फ इस एक आदमी की सनक की वजह से, क्योंकि दुनिया भर की तेल गैस की सप्लाई रुकी पड़ी है। ट्रंप की हरकतों की वजह से अमेरिका के सहयोगी देश भी अब साथ छोड़ रहे हैं। अमेरिका के सहयोगी देश अब ईरान युद्ध से दूरी बना रहे हैं। ट्रंप को डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं कि बॉस तुमने शुरू किया, तुम झेलो, हमको मत बोलो। आप देखिए कि ब्रिटेन ने कह दिया है कि हम अपने सैनिक नहीं भेजेंगे, हमारे लिए देश के लोगों का हित सबसे पहले, इसलिए हम मिडिल ईस्ट के संघर्ष में नहीं उलझ रहे हैं। स्पेन ने कहा है कि ईरान पर हमले के लिए जा रहे किसी भी अमेरिकी विमान को स्पेन से होकर गुजरने की इजाजत ही नहीं है। इटली ने कह दिया है कि हम इस युद्ध का समर्थन नहीं करते हैं। जर्मनी के राजनीतिक दल मांग कर रहे हैं कि अमेरिकी सैनिकों को देश से बाहर करो। यानी हर तरफ डोनाल्ड ट्रंप का विरोध हो रहा है, थू-थू हो रही है, छीछा लेदर हो रही है। आप देखिए कि जिस इजराइल के लिए ट्रंप ने ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, वो इजराइल भी ईरान में ट्रंप के ग्राउंड ऑपरेशन के प्लान से कन्नी काट रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के अंदर घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन करने से हाथ पीछे खींच लिए हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक यह फैसला देश की अपनी सीमाओं पर सुरक्षा बनाए रखने और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान पर फोकस करने की वजह से लिया गया है। हालांकि चर्चा यह भी है कि ईरान की जवाबी तैयारी को देखकर इजरायली सेना ने अपनी रणनीति बदल ली। यानी इजराइल तक अमेरिका के साथ नहीं घुसना चाहता ईरान के अंदर, और इसीलिए ईरान कह रहा है, जब यह बात चल रही है ना कि अमेरिका के सैनिक घुसेंगे, ईरान बड़ा बड़ा छाप रहा है, वेलकम टू हेल। वो कह रहा है आओ तुम्हारे लिए नरक बना देंगे, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं हम, भूसा भर देंगे तुम्हारे सैनिकों में और तुम्हारे सैनिकों को ताबूत में भर के भेजेंगे। वो वीडियो बना बना के अमेरिका को और बोल रहा है कि आओ ना, बैठे हैं हम तुम्हारे लिए। डोनाल्ड ट्रंप हर बीतते दिन के साथ अकेले पड़ते जा रहे हैं। उधर ईरान अमेरिका पर हमले करता चला जा रहा है, हमला झेल भी रहा है, मार भी खा रहा है, लेकिन मारता भी जा रहा है। सबसे बड़ा झटका ईरान ने तब दिया जब अमेरिकी वायुसेना के अवाक्स प्लेन को फोड़ दिया। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन अटैक में ईरान ने अमेरिकी वायुसेना की उड़ती आंख माने जाने वाले प्लेन को फोड़ने का दावा किया है, और देखिए कैसे उसके परखच्चे उड़ गए। ईरानी मीडिया की तरफ से जारी तस्वीरों में अमेरिका
अमेरिकी वायुसेना के E3 सेंट्री एवैक्स यानी एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम का प्लेन जो है वो बीच से टूटा हुआ नजर आ रहा है। यह कितनी बड़ी बात है, इसे आप इस तरह से समझिए कि E3 सेंट्री प्लेन को अमेरिका के एरियल ऑपरेशन का बैकबोन माना जाता है। E3 सेंट्री प्लेन अमेरिकी वायुसेना के लिए बैटल ग्राउंड में हवा में उड़ते हुए कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की तरह काम करता है। इसके पिछले हिस्से में लगा बड़ा घूमता हुआ रडार डोम इस प्लेन की खास पहचान है, जिसकी मदद से यह 360 डिग्री यानी चारों तरफ नजर रखता है। यह प्लेन करीब 400 किलोमीटर के दायरे में खतरों की निगरानी कर सकता है और एक बार में 600 से ज्यादा टारगेट्स को पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने का दम रखता है। E3 सेंट्री प्लेन रियल टाइम में विमानों, मिसाइलों और ड्रोन जैसे खतरों का पता लगाकर इंटरसेप्ट मिशंस को जरूरी जानकारी भेजता है। इसकी कीमत $700 मिलियन यानी करीब 6,500 करोड़ रुपए से ज्यादा पड़ती है। और ईरान दावा कर रहा है कि मैंने उसको फोड़ दिया, मतलब ईरान ने उसको फोड़ दिया। यानी डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की सिर्फ इकोनॉमी को नुकसान नहीं हो रहा, अमेरिका की सुपर पावर वाली छवि की धज्जियां उड़ रही हैं। ईरान के हमले में E3 सेंट्री प्लेन का तबाह हो जाना अमेरिका के लिए इसलिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि अमेरिकी वायुसेना के पास ऐसे सिर्फ 15 से 16 प्लेन बचे हैं, जिसमें से अमेरिका ने 6 प्लेन खाड़ी देशों में तैनात कर रखे थे। एक E3 सेंट्री अवाक्स के तबाह होने का मतलब है खाड़ी देशों में अवाक्स की तैनाती को 16% का नुकसान होना। इससे अमेरिका बेस पर खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। अमेरिकी सेना के लिए झटका इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि प्रिंस सुल्तान एयरबेस की सिक्योरिटी के लिए अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड और पैट्रियट तैनात किए गए। उसके बावजूद इसको फोड़ दिया ईरान ने। और आप सोचिए अमेरिका के हथियार कौन खरीदेगा? आर्म्स लॉबी का क्या होगा? उनका तो दिल बैठा जा रहा होगा क्योंकि दुनिया पूछेगी कि एक बात बताओ, तुम और इजराइल मिल के लड़ रहे थे ना, उधर तो वो अकेला था। इनफैक्ट तुम, इजराइल और खाड़ी के सारे देश जो तुमको सपोर्ट कर रहे थे सब मिलके लड़ रहे थे ना, और उसने अकेला तुम्हारा फोड़ दिया। तो कौन बात के तुम्हारे हथियार, कौन बात के तुम्हारे सैनिक, कौन बात का तुम्हारा फाइटर जेट और फाइटर पायलट? पब्लिक का दुनिया कहेगी जाओ भारत से सीखो, भारत के सैनिकों से सीखो क्या होता है जज्बा, क्या होता है हुनर, सुपर पावर। हजारों करोड़ के विमानों को ईरान मार रहा है, अमेरिका का तगड़ा नुकसान हो रहा है। उधर ईरान के साथ उसके सहयोगी भी अमेरिकी ठिकानों पर अब हमले कर रहे हैं। बगदाद में इराकी रेजिस्टेंस फाइटर्स ने अमेरिकी आर्मी के बेस पर हमला किया है। ये वो लड़ाके हैं जो ईरान का समर्थन करते हैं। बगदाद का विक्टोरिया बेस अमेरिकी सेना इस्तेमाल करती है। विक्टोरिया बेस पर इराकी रेजिस्टेंस फाइटर ने ड्रोन से हमला किया। हमले के बाद बेस से आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी। इन हमलों के बीच ईरान युद्ध अब पानी और बिजली तक पहुंच गया है। ट्रंप ने ईरान के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 दिन के लिए हमलों को टाला है, लेकिन इजराइल मानने को तैयार नहीं है। इजराइल ने ईरान के परमाणु केंद्र इस्फहान पर हमला किया। यही वो जगह है जिसके बारे में अमेरिका और इजराइल दावा करते हैं कि यहां ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। इजराइल ने तो ईरान के खोंदाब में हेवी पावर प्लांट पर भी हमला किया। हेवी वाटर प्लांट परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम से जुड़े महत्वपूर्ण प्लांट होते हैं। हेवी वाटर मुख्य रूप से परमाणु रिएक्टर्स में न्यूट्रॉन की गति कम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ईरान के पावर प्लांट पर हमले के बाद तेहरान में ब्लैकआउट हो गया। आप तस्वीरें देखिए, पूरा शहर अंधेरे में है तेहरान। यह सब तब हो रहा है जब ट्रंप ने पावर प्लांट पर हमले रोके हुए हैं। ईरान ने अपने पावर प्लांट पर हमले का इजराइल से जोरदार बदला भी लिया। ईरान ने इजराइल के एक केमिकल प्लांट पर हमला कर दिया। यहीं पर स्टील प्लांट भी है। ईरान के हमले से पूरा प्लांट तबाह हो गया। काला धुआं आसमान में दिख रहा है। इजराइल के केमिकल प्लांट में ईरान के हमले से जहरीली गैस के रिसाव का खतरा खड़ा हो गया। पूरे इलाके को खाली कराया जा रहा है जिससे जहरीले रिसाव से लोगों को बचाया जा सके। ईरान ने कुवैत के वाटर प्लांट पर भी हमला किया, जो कुवैत का सबसे बड़ा डिसैलिनेशन प्लांट है। यानी इजराइल और अमेरिका जिस तरह से हमला कर रहे हैं, ईरान एग्जैक्टली उसी भाषा में पलटवार कर रहा है। उसने अपना फॉर्मूला बना लिया है कि तुम हाथ पे मारोगे, मैं हाथ पे मारूंगा, तुम पैर पे मारोगे, मैं पैर पे मारूंगा, तुम माथा काटोगे, सिर काटोगे, हम सिर काट देंगे, तुम पानी खत्म करोगे, हम तुम्हारे दोस्तों का पानी खत्म कर देंगे। अमेरिका तक तो नहीं कर सकता, वो कह रहे खाड़ी देश में खत्म कर देंगे। वो कौन सा हमसे अलग है, वो भी तो उसी एनवायरमेंट में जी रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की सनक का इलाज नहीं हुआ तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, खाड़ी देश तबाह हो जाएगी जो बेचारे फंसे हुए हैं। अच्छा खासा दुबई में, अबू धाबी में लोग जा रहे थे, बड़े बड़े अमीर लोग जाके रह रहे थे। इतने भारतीय, 1 करोड़ के करीब भारतीय खाड़ी देश में आराम से रोजी रोटी कमा रहे थे, घर पैसा भेज रहे थे। सबको तबाह कर दिया इस आदमी ने। ईरान ने इजराइल की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर भी हमला किया। यह तस्वीरें हाइफा की है जहां इजराइल की तेल रिफाइनरी है।
जिस पर ईरान ने हमला किया। ईरान के हमले से हाइफा रिफाइनरी को तगड़ा नुकसान पहुंचा। ईरान ने हाइफा रिफाइनरी पर बेहद सधे अंदाज में अटैक किया। यानी ईरान ने दिखा दिया कि अमेरिका और इजराइल जो जो करेंगे ठीक वैसा ही ईरान करेगा। ट्रंप धमकी देते रहते हैं और ईरान हमला करता रहता है। ट्रंप की हर धमकी के बाद ईरान एक नया अटैक कर देता है। ईरान ने खाड़ी देशों पर तगड़े हमले किए हैं और इसकी जानकारी भी शेयर कर रहा है। बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरब सभी पर ईरान ने हमला किया है। कई लोग कहते हैं कि ईरान क्यों अटैक करता है और इन खाड़ी देशों पे क्यों अटैक कर रहा है? क्योंकि ईरान को पता है अगर उसने इन पर अटैक नहीं किया तो भाई डोनाल्ड ट्रंप जो अब करने का सोच रहे हैं वो 20 दिन पहले कर देते और बम गिरा देते। वो तो ईरान ने ये कर करके उनको खौफ पैदा किया हुआ है। दुनिया को ये बता रखा है कि मैं मरूंगा तुमको लेकर मर जाऊंगा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप अभी तक रुके हैं। अमेरिका जो है वो रुका हुआ है। उसको लग रहा है कि भाई एक मारूंगा ये 4 मार देगा। ईरान अपने आप को बचाने के लिए हमले कर रहा है। वो कह रहा है हमको कोई मतलब नहीं है, तुम हटा लो यहां से सेना खाड़ी देशों से, हमको कौन सा मतलब है कि तुम पे हमला करें। ईरान की सेना रोज नए नए वीडियो भी जारी करके हमलों की जानकारी दे रही, क्योंकि उसको लगता है ये तस्वीरें, ये वीडियो, ये खबरें उसको बचाएंगी। लेकिन जो हालात बन रहे हैं वो युद्ध के रुकने के तो नहीं लग रहे, और अगर युद्ध नहीं रुका तो दुनिया में तबाही मचेगी। और भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा और क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या पॉलिटिक्स हो रही है, अब उसका चैप्टर। शेयर मार्केट क्रैश, रुपया गिर रहा, सोना चांदी डाउन, महीने भर में 45 लाख करोड़ का नुकसान कहां जाकर रुकेगा। ईरान वॉर के बीच राहुल, ममता का पीएम मोदी पर नया अटैक। क्यों बोले कि भयंकर भूकंप आने वाला है। 25, 50 और 100 ml की बोतल में पाकिस्तान में पेट्रोल मिल रहा है। पाकिस्तान में कैसे गजब हाहाकार मच गया है, अब इसका चैप्टर।